आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा विराम चिन्ह। यह वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं इसके स्टडी मटेरियल को लाइन बाय लाइन पढ़ना या फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन यूज किए गए हैं उनको टेस्ट के रूप में लेना, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम विराम चिन्ह को कवर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ढेर सारे हिंदी के पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे पार्ट स्टडी मटेरियल के रूप में और वीडियो दोनों फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है यह है विराम चिन्ह। जैसे कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि विराम का मतलब होता है ठहराव। मतलब कि हिंदी में जो पद, वाक्यांश या फिर खंड बनाए जाते हैं उसमें जगह जगह विश्राम दिया जाता है। इसी विश्राम को विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जो ये विराम चिन्ह है ये कई तरह के होते हैं और परीक्षा में उन्हीं से कई क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। सबसे पहले आपको दिखा दें विराम चिन्हों के बारे में कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में और वो दिखते कैसे हैं, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कि कौन है जो कि अल्प विराम है। इस तरह 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, तो इस तरह आपके परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें पूर्ण विराम की, तो पूर्ण विराम आप देख लीजिए। पूर्ण विराम इस तरह होता है, जब भी एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। सबकी परिभाषा को हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे केवल आप उसे पहचान लीजिए। यह है अर्ध विराम, मतलब कि सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आप देख रहे हैं कि ऐसे बनाया गया है। इसके आगे है अल्प विराम, मतलब कि कामा, तो यहाँ पे केवल नीचे ऐसे रहता है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, और यह है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाइफन मतलब कि योजक चिन्ह, तो यहाँ ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। उद्धरण चिन्ह मतलब कि इन्वर्टेड कामा, तो अगर इंग्लिश में आपसे इन्वर्टेड कामा कहा जाए तब तो आप आराम से बता देंगे, लेकिन हिंदी में कहेगा कि इसमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो यहाँ पे इस शब्द को देखकर आप थोड़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये है उद्धरण चिन्ह। इसके आगे है रेखिका या फिर निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश बोलते हैं, तो डैश में नीचे आपको इस तरह दिखता है। और अगला है विवरण चिन्ह, यानी कि कॉलन प्लस डैश। जैसे कि किसी चीज के बारे में जब किसी की चीज की परिभाषा बताई जाती है तो यहाँ पे ये लगाया जाता है। यह है विवरण चिन्ह। त्रुटि पूरक चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह मतलब कि कोई वाक्य हो रहता है और बीच में कहीं कोई गलती होती है तो वहां पे ऊपर इस तरह लगाया जाता है। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह, जो कि इस तरह केवल एक पॉइंट होता है। लोक निर्देश, यानी कि कई पॉइंट होते हैं। समानता सूचक मतलब कि इक्वल, मतलब कि बराबर। इसके आगे है उपविराम मतलब कि कॉलन, और जो कि 2 पॉइंट से इस तरह दिखाया जाता है। तो सबसे जरूरी है कि आप इनको इनके नाम से याद कर लें, और यहाँ पे आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये सारा आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप इसे लाइन बाय लाइन जैसे आप बुक में पढ़ते हैं वैसे पढ़ पाएंगे। देखिए, देखते हैं एक एक को। यहाँ एक मतलब कहाँ पर इनका प्रयोग होता है, कहाँ पर इनका प्रयोग नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम का। देखिए, पूर्ण विराम को आप फुल स्टॉप कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से रुकना। मतलब कि इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे जगह पे होता है जब एक वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो ये एक वाक्य पूरा हो गया। अब उसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगा सकते हैं। या फिर उसे जाने दो, ये भी एक पूरा है, तो यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूर्ण विराम का चिन्ह है ये कभी भी वाक्य के पूरा होने पर लगता है।
जैसे कि जो अप्रत्यक्ष प्रश्न होते हैं उनके अंत में भी इनको लगाया जाता है। जैसे कि तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर भी आएगा पूर्ण विराम। जो छंद होते हैं, छंद के अंत में भी पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। छंद कई तरह के होते हैं, इसको हमने छंद वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, पूर्ण विराम है। इसके अलावा कभी कभी किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का जब सजीव वर्णन करना होता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सजीव वर्णन मतलब कि अगर कोई वस्तु है और उसको हमें दिखाना है कि वो एक सजीव है, मतलब जिंदा है, तो जब उसका वर्णन कभी करता है अपने जो भी उसके गद्य हैं, पद हैं, तो वहाँ पे हमें पूर्ण विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे कि प्रशस्त ललाट, पानीदार बड़ी बड़ी आंखें, सिर के बाल न अधिक बड़े न अधिक छोटे। तो आप देख सकते हैं कि हर जगह क्या हुआ है, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। अब कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो। मतलब कि यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो एक तरह से इन दोनों वाक्यों को आप संबंध के अनुसार जोड़ सकते हैं। मतलब कि जो दूसरा वाला वाक्य है पहले वाले वाक्य से संबंध रखता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आए कि ट्रेन जाने वाली थी कि तुम पहुंच गए, या फिर इस तरह की जहां पर भी कंडीशन है जो एक दूसरे से रिलेट करते हो, संबंधित हो, तो वहां पर आपको बीच में पूर्ण विराम नहीं लगाना है। ठीक, यहाँ पर आपको पूर्ण विराम नहीं लगाना है। जब पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा तभी आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो अगला है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है हिंदी में, ये है अर्ध विराम। अर्ध विराम ऐसे बनाया जाता है। तो अर्ध विराम का प्रयोग ऐसे जगह होता है जहां पे थोड़ा से अधिक रुकने की जरूरत होती है। जैसे रुकने की जरूरत है लेकिन थोड़ा सा अधिक रुकने की जरूरत है, तो उसे हम कहते हैं अर्ध विराम। जैसे कि डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे थोड़े रुकने की बात की गई है। जैसे डटकर परिश्रम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, सदा सत्य बोलो जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा रुकने वाली कंडीशन आ रही है, उस तरह की कंडीशन में हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। जब कभी वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तब भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अधिकरण मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आप उदाहरण पढ़ के समझ सकते हैं। महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। तो यहाँ पर जहाँ पर एक ही वाक्य हो लेकिन उसमें एक तरह के अधिकरण प्रयोग किए गए हों, तो बीच में कहीं पर भी आप पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे। बीच में हर जगह क्या लगेगा, अर्ध विराम लगेगा। अगला है कि मिश्रित और संयुक्त वाक्यों के विरोध या फिर वैपरीत्य का भाव प्रकट होने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे, उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन फेल हो गया। तो जहाँ पे विरोध की बात आती हो, मतलब जब बहुत पढ़ाई करेगा तो उसे फेल नहीं होना चाहिए, तो लेकिन वो फेल हो गया। तो अगर हम लिख दें कि उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो फेल हो गया, तो लेकिन से पहले हम क्या लगाएंगे, अर्ध विराम लगाएंगे। तो जहां पर भी विरोध वाली कंडीशन आती है वहां पर अल्प विराम लगता है। देखिए यहाँ पे जो लोग उसका आदर करते हैं वह उन्हीं को मूर्ख समझता है। जैसे आज के हमारे नेता लोग हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वायु के दबाव से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, से कर्णवाचक है, और क्योंकि हवा का बाहरी दबाव बुलबुले की भीतरी दबाव से कट जाता है। तो देखिए जहां पर भी कर्णवाचक क्रिया विशेषण आ जाए वहां पर भी अर्ध विराम का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं तो जो तीसरा है यह है अल्प विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अर्ध विराम इस तरह होता है और अल्प विराम केवल नीचे वाला रहता है, यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो नहीं दिखता है आपको। तो हिंदी में ये सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला है और इसका प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पर हम क्षण भर के लिए रुकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति,
और वीरेंद्र सहवाग तथा महेंद्र सिंह धोनी भारत के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो जो ये थोड़ा सा हम रुक रहे हैं यहाँ पर लगेगा क्या, अल्प विराम। तो आपको अल्प विराम और अर्ध विराम में डिफरेंस करने आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये कई बार आपसे पूछा गया है। अब अगर आप वाक्यों में देखें, राजेश रोज मंदिर जाता है, घंटा बजाता है, भगवान के दर्शन करता है और घर चला आता है। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी रुकने की बात है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। वाक्यांशों को जो वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, उनको अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कि जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं, भविष्य में जो भी होगा उसे देखा जाएगा। तो जो उपवाक्य हैं उनको अलग अलग जब करना होगा, मतलब ये दोनों उपवाक्य हैं, एक ही वाक्य के दो वाक्य हैं, उपवाक्य जिनको हम बोलते हैं, तो इनको अलग अलग करने के लिए अर्ध विराम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा तब, तो, यह, वह आदि के स्थान पर भी क्या लगता है, अल्प विराम लगता है। जैसे कि अगर ये वाले शब्द हैं तब, तो, यह, वह, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। जब मेरा भाई आया तब मैं खाना खा रहा था, तो क्या था यहाँ पे, तब। तो तब जहां पर आ जाएगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम। संबोधन को शेष वाक्य से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन, अब तुम जा सकते हो। मेरे भाइयों और बहनों, राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो संबोधन हो रहा है, संबोधन के तुरंत बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके आगे है उपविराम। इसका प्रयोग आप बहुत कम देखते होंगे, लेकिन ये भी हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उपविराम की बात करें तो उपविराम में आपको बस 2 पॉइंट ऐसे दिखते हैं, और यहाँ इसका प्रयोग इस तरह होता है जैसे कमायने एक अध्ययन, एक मूवी की बात करें तो गदर एक प्रेम कथा। तो ये जो चिन्ह हो रहा है इसको हम कहते हैं उपविराम। उसके आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सबको पता ही होगा। इसका प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां पर क्वेश्चन से प्रश्न की उत्पत्ति होती है। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या करते हो, तुम रोज सुबह कहाँ जाते हो। तो इस तरह में जहां पर भी ये वाक्य खत्म होगा उसके लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होती है तब भी प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। जैसे कि आप शायद बलिया के निवासी हैं, आप शायद बलिया के निवासी हैं। तो जैसे कि वहां पे अनिश्चय की स्थिति आ रही है, बोलने वाला निश्चय नहीं कर पा रहा है लेकिन उसको शक है कि आप शायद बलिया के निवासी है। तो इस तरह के कंडीशन में भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। जहां पर व्यंग उत्पन्न हो वहां पर भी प्रश्नवाचक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आतंकवाद ही सर्वश्रेष्ठ जनसेवा है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो उससे कोई तीसरा व्यक्ति यह कह रहा है कि आतंकवाद ही सबसे बड़ी जनसेवा है, क्या है ना। तो इस तरह ये जहां पर व्यंग वाली कंडीशन है वहां पर भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह आप देख लीजिए, ये भी कई बार प्रयोग होता है। जैसे कि आगा पीछा, माता पिता, ऊंच नीच, लाभ हानि, जीवन मरण, आकाश पाताल। तो इन सबको जोड़ने के लिए योजक का मतलब ही होता है क्या, जोड़ना। इसके अलावा जो दो शब्दों को जोड़ता है जो कि मिल करके एक पद बनाते हैं, जैसे कि माता पिता हमने आपको बता दिया, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, साग पात, हंसी खुशी, कपड़ा लत्ता, भूत प्रेत, नौकर चाकर, जीव जंतु, दीन दुखी। तो इस सारे शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, योजक। लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा, इस तरह जो भी शब्द हैं इनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, योजक का। अगेन आपको बता दें कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपको ऐप में बिल्कुल एक बुक वाइज मिलेगा। जैसे वहाँ पे आप बुक में जाके पढ़ते हैं वैसे एप्लीकेशन में जाके लाइन बाई लाइन आप पढ़ पाएंगे। इसके अलावा पानी वानी, चाय वाय, उल्टा पुल्टा, परमात्मा और महात्मा, यहाँ पर भी जो भी प्रयोग में लाया जाता है इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। अब आगे बढ़ते हैं तो यह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं। जैसे कि एक होता है इकारा, इकारा में आपको 1 दिखेगा। एक होता है दोहरा, दोहरा में आपको 2 दिखेगा। तो यह है उद्धरण चिन्ह। तो देखिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर हम
किसी का उदाहरण देते हैं। जैसे स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे डबल उद्धरण हो गया। निराला, छायावाद के क्रांतिदर्शी कवि थे, तो ये हो गया सिंगल और ये हो गया डबल। इसके अलावा जहां पर भी कोई किसी का कथन होता है उसको हम उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। जैसे कि गीता का वचन है, कर्म करो किंतु फल की इच्छा ना करो। ये डायरेक्ट गीता में कहा गया है, तो हमने गीता के वचन को बताने के लिए इसको उद्धरण चिन्ह में रख दिया। उद्धरण चिन्ह में रखने से क्या होगा कि सेम टू सेम, आप इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते होंगे, वही है यहाँ पे, तो सेम टू सेम ये इस तरह गीता में कहा गया है, हम उसको बताना चाहते हैं, तो हमने उसको उसी तरह रख करके उद्धरण चिन्ह लगा दिया। प्रेमचंद का कथन है, जब तक पैरों तले गर्दन दबी है तब तक उसे सहलाना ही श्रेयस्कर है। तो देखिए ये प्रेमचंद का कथन है, उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया और इसीलिए हमने इसको उद्धरण चिन्ह में रख दिया। कुल मिलाकर परीक्षा में आपसे उद्धरण चिन्ह पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा जाए कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, इकहरा और दोहरा। इसके अलावा देखिए रेखिका या फिर निर्देशक चिन्ह, तो आपको समझना होगा रेखिका और निर्देशक चिन्ह क्या होता है। तो इसमें हम किसी के बारे में बताते हैं, जैसे कि शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, तो यहाँ पे जो प्रयोग में ला रहा है इसको हम कहते हैं निर्देशक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, तो यह है विवरण चिन्ह। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे किसी का विवरण देना होता है, जहां पर भी कहीं किसी का विवरण देना है वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है त्रुटि पूरक चिन्ह। तो जैसे कि प्रेमचंद का हमने लिख दिया, प्रेमचंद का ग्राम जीवन का संजीव झांकी प्रस्तुत करता है। लिखने के बाद हमें पता चला कि अरे यहाँ पे तो गोदान होना चाहिए था, यहाँ पे अपनी जगह तो छोड़ा नहीं था, तो अब यहाँ पे कैसे लिखे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इस तरह का चिन्ह लगाएंगे जिसको त्रुटि पूरक चिन्ह बोलते हैं, और ऊपर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, गोदान। तो इस तरह इसको हम कहते हैं त्रुटि पूरक चिन्ह। आशा है कि आपने भी कभी न कभी इसका प्रयोग किया होगा। ये जो सारे अब तक हम आपको बता रहे थे ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और है जिनको हम बता देंगे ताकि आपसे परीक्षा में कुछ भी इससे बाहर ना पूछा जाए। यह है संक्षेप सूचक चिन्ह। तो संक्षेप सूचक चिन्ह में आप देखते हैं कि इस तरह जो फुल फॉर्म वाले वर्ड है इनका प्रयोग होता है, जैसे BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक, WWW, ठीक, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये जो फुल फॉर्म वाले वर्ड है उसमें संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है लोक निर्देश। लोक निर्देश का प्रयोग वहां पे होता है जब पहले किसी बात की पुनरुक्ति करनी होती है, तो वहां पे हम 2-3 बिंदी लगा देते हैं और इसे हम लोक निर्देश कहते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पे सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यह है समानता सूचक, मतलब कि बराबर का चिन्ह। तो जैसे जब किसी के बारे में बताना होता है, जैसे कि निशा का क्या मतलब होता है, तो हमने बता दिया कि निशा का मतलब जो होता है ये होता है रात्रि। दिवस का मतलब क्या होता है, तो दिवस का मतलब होता है दिन। तो इस तरह जहां पर भी समानता बतानी हो वहां पे समानता सूचक चिन्ह इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं कुछ कोष्टकों को, जो कि कोष्टक कई तरह के होते हैं, हिंदी में प्रयोग में भी लाए जाते हैं। तो देखिए कोष्टक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, होते तो वैसे 5 हैं लेकिन हिंदी में आपको 3 तरह के देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला है, ये मझौला है और ये छोटा कोष्टक है। तो जब भी किसी के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी बतानी होती है तो हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। हिंदी में अधिकतर कंडीशन में आपको छोटा वाला कोष्टक ही देखने को मिलेगा। जैसे हम लिख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल को सभी जानते हैं, फिर भी हम बताना चाहते हैं कि कौन आचार्य शुक्ल, आचार्य शुक्ल तो कई है, तो यहाँ पे हमने कोष्टक में लिख दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। या फिर लिख सकते हैं कि पंडित जी ने पूजा करवाया, किसी को हम बता रहे हैं कि पंडित जी ने पूजा कराया, लेकिन अब उसे ये भी बताना होगा कि कौन पंडित जी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी। तो इस तरह जिसके बारे में ज्यादा बताना हो उसको हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करके बताते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह या फिर संबोधक चिन्ह, जो कि इस तरह का होता है और इसका प्रयोग वहां पे होता है जब हम किसी भी चीज को विस्मय या फिर आश्चर्य व्यक्त करते हैं, जैसे कि आहा कितना सुहावना मौसम है, तो आहा के बाद ये लग जाएगा।
फिर राम अब तुम पढ़ो, तो संबोधन वाले में भी लगता है। आहा कितना प्यारा फूल है, तो यहाँ पर भी लगेगा। और जहाँ पर हम किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, वहाँ पर भी विस्मय आदि सूचक चिन्ह या फिर संबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तो इस तरह की कंडीशनों में हम संबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए ये रहा ये पूरा चैप्टर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 सेकंड में। तो देखिए अल्प विराम, पूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह ये विराम चिन्ह में आते हैं। अवतरण ये विराम चिन्ह में नहीं आता है। इनमें कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से जो नहीं लिया गया हो, और ये है ये वाला खड़ी मतलब पूर्ण विराम, ये अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है। बाकी ये सारे अंग्रेजी भाषा में आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम किसको कहेंगे बताइए कमेंट करके। अर्धविराम और अल्पविराम, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो अर्धविराम कहा गया है तो ये वाला होगा, अल्पविराम ये वाला होगा। इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। कमेंट करके बताइए इसको क्या कहते हैं। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो ऊपर अगर मोबाइल पे यूजर हैं तो 3 डॉट का बटन दबाइए, वहाँ पे क्वालिटी में हाई क्वालिटी सेलेक्ट करिए। ये वीडियो 4K क्वालिटी में अपलोड की गई है। या फिर अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो नीचे सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करके इसका हाई क्वालिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वाक्य में उचित चिन्ह लगाइए। यहाँ पे MABED है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन अल्प विराम चिन्ह है ये आपको बताना है। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, उनको देखने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखकर ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।